हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। और मैं यहाँ पर करा रही हूँ प्रीवियस ईयर से आपकी तैयारी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ बेसिक से करा रही हूँ, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए और जाकर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें। मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनाई जाती हैं, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन द प्राइमरी क्लासेज इट रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज। यहाँ पर बात की जा रही है प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमें कैसे बात करनी चाहिए, तो उसी के बारे में जानते हैं। जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस होती हैं उसमें क्या करना चाहिए, एक टीचर को किस चीज़ में उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, मदर टंग में उनको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए छोटे बच्चों को। तो यह क्यों करना चाहिए, इसके लिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स अनेबल चिल्ड्रन कॉम्प्रिहेंडेड, इट्स क्रिएट ए नेचुरल एनवायरनमेंट, इट्स हेल्प द टीचर इन एस्टैब्लिशिंग हर अथॉरिटी इन द क्लास, इट प्रमोट्स रिलीजन लैंग्वेज। तो हमें यहाँ बताना है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इट्स अनेबल चिल्ड्रन कॉम्प्रिहेंडेड। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे जो हैं समझने में सक्षम बनते हैं। अगर उनकी मदर टंग होती है तो वो मदर टंग में ही अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते क्या है। After reading a storybook, Aparna often jumbles sentence of the story and gives it back to student to put it in their right order. Aparna is strengthening her student. तो अपर्णा क्या कर रही है, अपर्णा ने पहले क्या किया, एक स्टोरी रीड की है और उसके कुछ जंबल सेंटेंस उसने उठाकर दे दिए हैं अपने बच्चों को और उनसे बोल रही है कि इनको उनके राइट ऑर्डर में लगाइए, उनको सही क्रम में करिएगा। तो अपर्णा बच्चों को कौन सी, अपने बच्चों की क्या स्ट्रेंथ कर रही है, क्या बढ़ा रही है, कौन सा स्किल मजबूत कर रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल। तो यहाँ पर वो बोल रही है, उनको सेंटेंस दे रही है जिग-जैग करके और उनको बोल रही है कि इनको सही ऑर्डर में लगाइएगा। तो सही ऑर्डर में उसको बच्चे क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो उसके लिए कौन सा स्किल यूज़ कर रही है, वो कर रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। रीडिंग स्किल, बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सही क्रम में करेंगे। तो यहाँ पर रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर है सी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। मतलब एक शब्द की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, मॉर्फिम, बी में दिया है फिनोमिम, ऑप्शन सी है ग्राफिम और ऑप्शन डी दिया हुआ है वर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिनोमिम। जो फिनोमिम होता है वो शब्द भंडारण की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्दों को जो बोलने के लिए सबसे छोटे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, शब्दों की पहचान के लिए जो सबसे छोटी इकाई का हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, स्वनिम बोलते हैं। इसको स्वनिम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम फोनिम बोलते हैं। ठीक है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको फोनिम बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा फंक्शनल सिलेबस इन ए लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर टू डेवलप। जो फंक्शनल सिलेबस होता है मतलब क्रियात्मक या क्रियाशील जो सिलेबस होता है तो वो किस चीज़ को डेवलप करता है लैंग्वेज लर्नर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज, ड्रामेटिक्स कॉम्पिटेंसीज, पोएट्री कॉम्पिटेंसीज या ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हमारे पास क्रियाशील सिलेबस है जिसमें बच्चे एक्टिव होकर लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। भाषा लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं, भाषा लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें भी क्या ज़रूरत पड़ती है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज की। मतलब हमारी व्याकरण पर दक्षता हो तो ही हम उसको अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेहा हैज़ डेवलप्ड ए वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स बट सी नीड्स ए लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहाज टेस्ट लैक।
नेहा के टेस्ट में क्या कमी है? नेहा क्या कर रही है? अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए क्या कर रही है? टेस्ट ले रही है, और जो टेस्ट वो ले रही है उसमें कुछ उसे उपकरण चाहिए जो उसके पास नहीं है। उसके टेस्ट में कुछ कमी है, उपकरण उसके पास पूरे नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि नेहा के टेस्ट में किस चीज़ की कमी है, हमें ये बताना है। यहाँ पर हम उसके ऑप्शन देख लेते हैं। कंटेंट वैलिडिटी नहीं है, या रिलेटिविलिटी नहीं है, ऑप्शन सी फेस वैलिडिटी नहीं है, या प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो हमें देखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मतलब उसमें व्यावहारिकता नहीं है, उसके पास टोटल जो उपकरण होने चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेट टू। डिसलेक्सिया लैंग्वेज डिसऑर्डर कौन सा होता है, भाषा संबंधी कौन सा विकार होता है जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पेलिंग। तो आते हैं राइट ऑप्शन पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधी विकार, मतलब कि जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग डिसऑर्डर। तो ये लैंग्वेज का कौन सा डिसऑर्डर होता है? डिसलेक्सिया। पढ़ते समय जो दिक्कत होती है किसी को, उसके लिए आता है ये, रीडिंग डिसऑर्डर में आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ। प्रोनाउंसिएशन करना किसी चीज़ को, ठीक है, उसका उच्चारण करना, उसको स्ट्रेस मतलब बोलने में दबाव होना, या इंटोनेटिव होना, आवाज़ में उतार चढ़ाव होना, इन्हें कन्वर्सेशन अपनी बात में जो कोई बात बोल रहा है उसमें। आर सब स्किल ऑफ, किसके सब स्किल हैं ये? तो ये सब स्किल हो जाएंगे। आप क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग, और ऑप्शन डी है स्पीकिंग। तो अगर हम उच्चारण कर रहे हैं किसी चीज़ का, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव कर रहे हैं संवाद में बोलते समय, तो ये हमारे किस चीज़ के सब स्किल हैं? उपकौशल हैं ये, स्पीकिंग के, बोलने के उपकौशल हैं, ठीक है, बोलने के ही कौशलों में आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8 में देख लेते हैं क्या है। रेखा इज़ टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शन। रेखा अपने स्टूडेंट को डायरेक्शन के बारे में पढ़ा रही है। सी कैन यूज़ फॉर द टास्क सीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथनिंग डायरेक्शन। तो अगर बच्चों को रेखा डायरेक्शन के बारे में पढ़ा रही है तो उसको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो उसकी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकें और अच्छे से बच्चों को समझा सकें? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जर्नल एंट्री, मैप, फ्लो चार्ट या सब सिचुएशन टेबल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैप। अगर वो उस बच्चों को मैप के द्वारा डायरेक्शन बताती है, समझाती है, तो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। मैप से इजीली हो जाता है डायरेक्शन समझना। तो यहाँ पर ऑप्शन वी इज़ द राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सोनम यूजेज चार्ट टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। सोनम क्या कर रही है? बच्चों को एक चार्ट का यूज़ करके कॉमन नाम बता रही है ऑब्जेक्ट्स के, वस्तुओं के। वाई डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेथनिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट। सोनम अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी कौन सी दक्षता को उभार रही है, या उन्हें कौन सी दक्षता में कौशल कर रही है, कौशल को उभार रही है? बताइए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा ना राइट। ऑप्शन देख लेते हैं। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या राइटिंग। तो वो क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट बच्चे देखेंगे और वस्तुओं के नाम बताएंगे। मॉडल पेपर को देख रहे हैं, वहाँ पर वो उसका यूज़ कर रही है ऑब्जेक्ट्स का। तो इससे क्या हो जाएगा? बच्चों की कौन सा स्किल डेवलप हो जाएगा? बच्चों का स्किल डेवलप होगा यहाँ पर स्पीकिंग। बच्चे वस्तुओं के नाम को देखेंगे और देखकर उसको बोलेंगे, तो बोलने वाला जो स्किल है यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। चित्रों को देखकर बच्चे अच्छे से बता पाएंगे, तो यहाँ पर स्पीकिंग लैंग्वेज डेवलप होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आते हैं इसलिए इसको यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर। बेसिक लैंग्वेज स्किल क्या होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन बी है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन सी है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन डी है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हम जाएंगे आंसर नंबर, ऑप्शन जो दिया हुआ है ए। तो बेसिक लैंग्वेज स्किल क्या होते हैं? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? सुनते हैं, फिर हम उसको सुनकर बोलने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बोलनी चीज़ें आ जाती हैं फिर हम उसको लिखते हैं, और बोलना आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एंड उसके आफ्टर दैट
क्या करेंगे, हम उसको लिख कर देखेंगे, उसका प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सुनेंगे, सुनकर बोलेंगे, बोलकर उस चीज़ को पढ़ेंगे। कहीं हमें लिखी हुई दिख जाएगी किसी मॉडल में या किसी नोट्स में, तो हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, हम उसको लिख कर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 12। पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डेवलपिंग। पिक्चर चार्ट जो होता है वो किस चीज़ के डेवलपिंग के लिए यूज किया जाता है, तो हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। सी रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल। डी रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम पिक्चर चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्या चीज़ें इफेक्टिव होंगी, कौन सा कौशल उससे डेवलप होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, हम पिक्चर को देख कर क्या करेंगे, बोलेंगे और उसको लिख कर देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13 में देख लेते क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स रिलेट टू ए लैंग्वेज लर्निंग। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, तो अगर टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स का हम यूज कर रहे हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसका कौन सा यूज़ नहीं है, क्या चीज़, कौन सा सेंटेंस इसमें ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू हमें देखना है यहाँ पर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, सपोर्ट स्टूडेंट, ये तो राइट हो जाएगा। शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग, ये भी राइट हो जाएगा। सर्व एज रिसोर्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए रिसोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। हमें यहाँ पर निगेटिव पॉइंट ही देखना था। जो अगर हम करते हैं टीचिंग मटेरियल यूज़ अपनी लर्निंग में, तो वो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है या नहीं बनाता, बनाता है ना। तो यहाँ पर देखना था कि नहीं बनाता है, कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं है, तो ये है डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। टीचिंग मटेरियल टीचिंग लर्निंग को बहुत सपोर्ट करता है और इन्होंने कहा है कि नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू एम्फेसाइज स्पीच। तो यहाँ पर बताना है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तंत्रिका दोष जो होता है, वो क्या दोष होता है और वो स्पीच को किस तरह से इफेक्ट करता है, कौन सी बीमारी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर हमें, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्थीरिया और ये है डिस्टोपिया। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, डिस्थीरिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना दोषयुक्त बोलता है, वो क्लियर नहीं बोल पाता, अनिश्चित रहता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, एक ही चीज़ को वो अलग अलग भी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्थीरिया, ये राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द आइडिया दैट ऑल आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज़ गिवन बाई। ये किसने दिया है कि जो बच्चा पैदा होता है, जो भी पैदा होता है, तो वो उसमें बोलने की क्षमता जो होती है, व्याकरण की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, जन्मजात होती है। व्याकरण का ज्ञान उसको जन्मजात होता है। तो इसका देख लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है ये। ऑप्शन ए चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड स्किनर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी गो विद ऑप्शन नंबर ए, चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने ही बोला था कि बच्चे को जो बचपन से ही जन्मजात जो होता है बच्चा, वो व्याकरण की नॉलेज रखता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। अगर हम विकल्प देते हैं तो वह किसके शिक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, व्याकरण, कविता, शब्दार्थ या रचनात्मकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। कविता पढ़ते हैं तो हम उसमें विकल्प नहीं दे सकते हैं, शब्दार्थ करते हैं तो लिख कर ही करते हैं, अगर हम किसी सेंटेंस को करते हैं तो उसमें हम लिख कर ही करते हैं, रचना करते हैं। पर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण में हम ऑप्शन देख सकते हैं और विकल्प सूची का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर, 16 हो चुका है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों पहली बार अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। जोसेफ क्या कर रहा है, छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको क्या कर रहा है, अंग्रेजी पढ़ाता है और उस समय वह द्विभाषिक यूज़ करता है, मतलब अपनी इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलता है और साथ में जो बच्चों की मातृभाषा है, कोई अदर टंग जो बच्चे समझते हैं उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है, किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी व्याकरण अनुवाद विधि, सी मनोविधि, मौन विधि, ऑप्शन डी देख लेते हैं, परामर्श कोर्स।
कॉस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वो यहाँ पर यूज कर रहा है क्या, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण अनुवाद विधि। वो करता है व्याकरण अनुवाद विधि, मतलब बच्चों को वह समझा रहा है, दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, जिससे कि बच्चों का व्याकरण अच्छा हो जाए, वो अच्छे से चीज़ों को अनुवाद कर सके और उनको सीख सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। तो रोमी को क्या एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए कि बच्चे आनंद ले सकें। यहाँ पर देखते हैं, स्वस्वर वाचन करना चाहिए, उसको बोल बोल कर ही उसको बताना चाहिए, भूमिका निर्वाह करना चाहिए, या चुपचाप खड़े हो जाना चाहिए, चुपचाप होकर पढ़ना चाहिए, या चित्रों का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। भूमिका निर्वाह करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, रोमी को, बच्चों को भी उसमें अपने साथ शामिल करना चाहिए, और एक नाटक को जो करते हैं तो उसके जो करैक्टर दिए होते हैं उनमें खुद कुछ करैक्टर बनना चाहिए, कुछ बच्चों को बनाना चाहिए, और एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, तो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लेकर उस नाटक का आनंद ले सकेंगे। यहाँ पर भूमिका निर्वाह हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन उपकौशल हैं, किसके उपकौशल हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, श्रवण के, वाचन के, पठन के, या लेखन के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पठन के। क्वेश्चन सी क्लियर हो रहा है, सरसरी तौर पर पठन और बारीकी तौर से पठन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पढ़ने के ही कौशल हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियाँ, स्वर शैली लहजे की त्रुटि, या बर्तनी की त्रुटि। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लिखन संबंधी कौशल, मतलब लिखते समय जो त्रुटि होती है वो वाला कौशल। तो लिखन संबंधी में बाकी सब आ जाएंगे, पत्र का गलत प्रारूप भी आ जाएगा, अगर हम पत्र को गलत तरीके से लिखते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, विराम चिन्ह में कहीं गलती कर देते हैं, कोई छोड़ देते हैं लगाना तो वो गलती में आ जाएगा, और बर्तनी की त्रुटि होती है वो भी त्रुटि हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया था, नहीं, यहाँ पर जो पूछा गया था वो था नहीं, यहाँ पर हमें निगेटिव वर्ड फाइंड करना था, और ये सब उस त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर शैली लहजे की त्रुटि। अगर आपका लहजा अलग है, आपकी थोड़ी सी मातृभाषा अलग है, आप अपने लहजे में उसको लिखते हैं तो वो कोई त्रुटि लेखन त्रुटि में शामिल नहीं होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, निज वाक स्वयं से बोलना, यानी स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्या होता है कि बच्चे जब बोलते हैं तो खुद से ही बातें करते हैं, अपने आप से बातें करना, अपने आप एक्टिविटी करना, खुद ही एक दो करैक्टर बन जाना और एक दूसरे को निर्देश देना और कार्य करना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर और नोम चॉम्स्की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में दिया हुआ है, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सी सही नहीं है। यहाँ पर भाषाओं की विशेषता दी हुई है और कौन सी बात सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा स्थिर है, भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, भाषा अद्वितीय है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। भाषा जो है वो स्थिर नहीं होती है और हमें निगेटिव पॉइंट ही यहाँ पर फाइंड करना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनाती है क्या कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो शब्दों की पहचान बनाती है क्या कहलाती है। ये हमने भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन सेम किया था। तो चलिए ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर स्वनिम, फोनिम, बी रूप ग्राम या मार्फिम, सी वाक्य विन्यास, या ऑप्शन डी अर्थ विज्ञान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ध्वनि की, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए स्वनिम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फोनिम। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर बताना है प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ध्यान और रुचि में कमी, शारीरिक विकलांगता, या सक्रिय श्रवण। हम अगर किसी चीज़ का संप्रेषण कर रहे हैं या अपना संवाद कर रहे हैं
तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो है, हम किसी के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कौन अवरोध पैदा नहीं करता है, हमें यहाँ पर निगेटिव पॉइंट फाइंड करना है। सांस्कृतिक भिन्नताएं होंगी, अगर हमारी लैंग्वेज अलग होगी या आप अलग कल्चर से होंगे तो यहाँ पर जो है संप्रेषण में समस्या आएगी ही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा, इसको लेफ्ट करेंगे। ध्यान और रुचि में अगर कमी होगी तो भी आपको संप्रेषण में जो है अवरोध आता है, और अगर शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके संप्रेषण में भी अवरोध आता है। और यहाँ पर बताना है कि अवरोध नहीं पैदा करता है। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। सक्रिय श्रवण, अगर आप सक्रिय होकर किसी के संवाद को सुन रहे हैं तो वहाँ पर संप्रेषण में कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, और हमें बताना है यहाँ पर नहीं होना। सक्रिय श्रवण जो है यहाँ पर इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं क्या है। निपुण भारत मिशन, जो निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आया, उसके बारे में बात हो रही है कि उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है नई वाली 2020, तो उसमें दिया हुआ है कि हमें एक निपुण भारत के अंतर्गत एक मिशन दिया हुआ है जो 26-27 तक पूरा कर लेना है। तो वो क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं। बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्ण वाले सरल शब्द पढ़ पाते हैं। बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ पाते हैं। या ऑप्शन सी, बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जो हैं प्रति मिनट 60 शब्दों को अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं 1 मिनट में। तो यही है हमारा निपुण भारत के अंतर्गत जो एक लिया गया है उद्देश्य। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 26 में देख लेते हैं क्या है। अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे। आनंद के लिए पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन या विस्तृत पठन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को क्या दिया, उन्हें पहचानने के लिए एक विशेषण दिया और बोला है कि उनको अंडरलाइन करें। तो बच्चे जो हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, गहनता के साथ पढ़ेंगे और तभी तो उसको अंडरलाइन करेंगे कि राइट आंसर कौन सा है, कौन से इनमें विशेषण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहन पठन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 में देख लेते हैं। अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि अध्यापन की एक विधि होती है जिसमें अध्यापक होता है और 2 से 4 बच्चे हैं और एक सहयोगात्मक समूह बनाते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके अधिगम करते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इस पठन बोध में सुधार आता है। इससे पठन बोध में क्या होता है, सुधार आता है। बच्चे जो पढ़ते हैं वो समझ पाते हैं। जैसे कि एक बच्चा सही पढ़ रहा है, दूसरा गलती कर रहा है, तो वो उसको समझा देगा, तो बच्चे के जो पठन में जो विकार आ रहा है वो सुधर जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक अध्यापन या संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन डी देख लेते हैं, दिया हुआ है मॉडल पठन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। ये पारस्परिक अध्यापन का उदाहरण है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 28। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे। तो क्या करते हैं, अध्यापिका जो है अपने विषय में जो उसने पहले कुछ गतिविधि लिखवाई है, करवाई है, उसके रूप में उसके बारे में जो है उन्हें विचार अभिव्यक्त करने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर कौन सी युक्ति यूज़ करी है, तो ये बताना है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। मानस मंथन, समीक्षा करना, संपादन करना या पुनरावृत्ति करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, अभिव्यक्त करने के लिए कहती है विचारों को। तो बच्चे अपने विचारों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानस मंथन। मतलब मानस मंथन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इसको बोलते हैं, मानस मंथन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विचारों को अभिव्यक्त करना मतलब मानसिक उद्दोलन कहते हैं इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं क्या है। शिशु की पहली वाक ध्वनि को कुंजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से क्या तात्पर्य है, मतलब बबलाने का क्या अर्थ होता है। कुछ ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कुछ कहने, संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग कर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा शोर जैसी सुखद ध्वनियाँ, स्वर बोलना। या ऑप्शन 6,
माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाली दोहराव वाली लंबी तान। या ऑप्शन डी होता है वयस्क द्वारा ऊंचे स्वर में अतिशय स्वर शैली में बोले गए छोटे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। बच्चा क्या करता है, कुछ कहने के लिए, अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है और किसी प्रचलित शब्द को बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पाता है। कैसे बोलता है, जैसे पा दा दा दा, ये सब वह बोलता है, तो वह बोलना तो पापा चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा है, वो बार बार एक ही शब्द को रिपीट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 29। तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी इंग्लिश और हिंदी की क्लास। इसी के साथ बने रहिएगा, मैं आपको और क्लासेस करवाने वाली हूँ हिंदी की और इंग्लिश की प्रिपरेशन। अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ और मैं आपको दोनों लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ चीज़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और जाकर देखिएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलती है मोटिवेशन। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ लगे रहिएगा।